गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह की बात कर ली थी। अब शुरू करने वाले हम लोग हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर आप मान के चलो आपकी पूरी की पूरी, आई रिपीट, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। एंड दैट टॉपिक इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट periodic trends in the properties, periodic trends in the properties of elements। यानी एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनमें क्या पीरियोडिक ट्रेंड होगा। आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, भले ही अपन ने न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ की बात करें, सा रे गा मा प ध नी के बाद वापस से सा, यानी हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट के जैसी होती है। पीरियोडिक नेचर हो गया। एक पीरियड के बाद एलिमेंट वापस से ऐसा मिला जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के जैसी थी, यानी कि पहले की आठवें जैसी थी। मेंडलीव अंकल आए। मेंडलीव अंकल ने भी यही कहा कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से जमाते हो, तो एक पीरियड के बाद आप लोगों को एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी होगी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। मोजले ने क्या बोला कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाते हो, तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद आपको वापस से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी होगी। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स बनाए थे। पहले ग्रुप में सारे मेटल्स थे, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप में अल्कली अर्थ मेटल थे। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। ग्रुप नंबर 2 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मिले थे। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट और सेवंथ पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट, स्टिल काउंटिंग। तो ये सब क्या था? सब पीरियोडिक नेचर था। तो अब अपन इन पीरियोडिक नेचर में ट्रेंड्स डिसाइड करने वाले। ट्रेंड का मतलब है कि वो क्या चीज है जो हमें कुछ एलिमेंट्स के अंदर कॉमन मिलती है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में लाल बाल करके घूमने की फैशन आई। एक ट्रेंड आया कि लाल बाल, अगर आपके बाल जो कि लाल हैं वो बहुत फैंसी है, ट्रेंडी है, आपको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, लड़कियां आपके पीछे दौड़ेंगी, आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगे, तो ये एक ट्रेंड निकला। तो कितने ऐसे नमूने हैं जो उस लाल बाल वाली फैशन को फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने कहा 10 ऐसे नमूने हैं जो लाल बाल वाली फैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन 10 के 10 लोगों ने उस ट्रेंड को फॉलो किया। तो लाल बाल करके घूमना इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो लाल बाल एक प्रॉपर्टी हो गई। अब क्लास में 10 ऐसे बच्चे हैं जो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो अपन क्या करेंगे, उन 10 बच्चों की एक लाइन बना लेंगे कि ये 10 लाल बाल वाले एक साथ खड़े हो जाओ, तुम सारे नमूने एक साथ खड़े हो जाओ। तो अब आपने क्या करा, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो पीरियोडिक टेबल में है क्या, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बने हुए हैं ना। तो वो ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं? वो ग्रुप्स इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की वजह से तो बने हुए हैं। तो अब हमको ये देखना है कि वो एक ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और इन सब में क्या ट्रेंड है। अब ट्रेंड कैसे? सबसे आगे की लाइन में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसके बाल लाल हैं लेकिन बाल छोटे छोटे हैं। उसके पीछे दूसरा बच्चा खड़ा है जिसके बाल थोड़े बड़े हैं, लाल बाल वो भी बड़े। फिर उसके पीछे और एक खड़ा हुआ है तीसरा, उसके बाल और बड़े बड़े हैं। उसके पीछे चौथा खड़ा, उसके बाल ऐसे पिरामिड की तरह स्पाइक करे हुए और वो सारे लाल हैं। फिर उसके पीछे बिल्कुल एक लड़की के जितने लंबे लंबे बाल है और वो पूरे लाल हैं। तो भाई लाल बाल हैं सबके,
लेकिन किसी के छोटे बाल है, किसी के बड़े बाल हैं। तो अब हमको ये ट्रेंड देखना है कि भैया तू लाल बाल तो तेरे हैं लेकिन छोटे हैं, उसके पीछे वाले के थोड़े और बड़े लाल बाल हुए, उसके पीछे वाले के लाल बाल और बड़े हुए, उसके पीछे के लाल बाल और बड़े हुए, और लास्ट वाले के लाल बाल बहुत बड़े हो गए। तो यही ट्रेंड अपने को सीखना है। समझ पा रहे हैं बात को हम लोग? तो हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के अंदर ट्रेंड्स ढूंढना है। प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है प्यारे बच्चों? सर प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। पहली प्रॉपर्टी सर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी सर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो सर एक काम करते हैं, अपन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरा प्यारा दोस्तों शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो गाइस आज की क्लास में सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक रेडियस। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस। नो प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस के बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस? आप सिंपल भाषा में एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे? सर इट इज नथिंग बट द, हम लोग सब मानते हैं कि एटम एक सर्कुलर बॉडी बोल लो या स्फेरिकल बॉडी बोल लो, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो सर न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, द डिस्टेंस, क्या बोलेंगे? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप इमेजिन भी करो इस चीज को, तो मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट शेल, ये न्यूक्लियस के अंदर सेकेंड शेल, और लेट्स से ये न्यूक्लियस के अंदर थर्ड शेल है जो कि वैलेंस शेल है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर मौजूद होगा। ऑब्वियसली यार घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तभी तो शेल बनेगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो या वैलेंस शेल बोल लो, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही आपका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों को? बहुत बेसिक सा फंडा है, कोई टफ बात नहीं है एटॉमिक रेडियस के बारे में पता लगाना। लेकिन एटम इतनी छोटी एंटिटी है, एटम इतनी छोटी चीज है जिसे नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों ने आज तक कभी एक अकेला इंडिविजुअल एटम नहीं देखा है। हाँ, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, जैसे कि आप लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं, 4D प्रिंटिंग करते हैं, 5D प्रिंटिंग करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के फोटोग्राफ्स लेते हैं, बहुत हाई टेक्निक्स आ गई है। लेकिन स्टिल एक ऑर्गेनिक, एक मतलब जिसको होना चाहिए एक्चुअल एटम हम लोग कभी नहीं देख पाए। हम लोगों ने हमेशा एटम को जो देखा है, एटम कैन बी सीन, एक एटम कैन बी सीन, एटम कैन बी सीन थ्रू, एक टेक्निक का नाम बता रहा हूं जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, एटम कैन बी सीन थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। क्या होती है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड? इसके अंदर क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो आपको सोडियम के एटम देखने हैं, तो एक प्लेट में, एक जिसको उनकी ऑथेंटिक एक प्लेट होती है, उसके अंदर सोडियम के कुछ पार्टिकल्स रख दो और उस प्लेट को एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन के अंदर फिट कर दो। अब वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन क्या करेगी? एक्सरे की बीम को उन पार्टिकल्स पर गिराएगी, सोडियम के उन पार्टिकल्स पर गिराएगी जो आपने प्लेट के अंदर अभी भरे हैं। अब आपने एक पार्टिकल तो भरा नहीं होगा, और अगर एक पार्टिकल भी रखते हो तो क्या आप जानते हो कि एक पार्टिकल के अंदर भी करोड़ों एटम्स हो सकते हैं? तो नो डाउट एक के अंदर ढेर सारे एटम होंगे। तो थोड़े से आपने पार्टिकल रखे, बहुत जरा से धूल जितने, एक्सरे बीम आई, उन पार्टिकल्स पे गिरी। हम लोग सब जानते हैं एक्स-रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक स्पीड में आएंगे, उनसे टकराएंगे और टकरा के अपना रास्ता बदल देंगे। जैसे जो लाइट हमारी आती है बल्ब से, ये हमारी बॉडी पर पड़ती है, पड़ के रिफ्लेक्ट होकर जब ये आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको मैं दिखाई देता हूं। ठीक उसी तरह ये पार्टिकल्स पर एक्सरे बीम गिरी, और गिरने के बाद ये डिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर पे गिरती है। किस पर गिरती है? डिटेक्टर पे। और डिटेक्टर पे गिरते ही
डिटेक्टर पे गिरते हैं, डिटेक्टर के जस्ट पीछे एक एक्सरे शीट लगी हुई होती है, एक एक्सरे फिल्म लगी हुई होती है। वो हम लोगों ने देखा होगा ना, जो किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक्सरे शीट दिखाते हैं, एक्सरे दिखाते हैं, तो वही एक्सरे शीट पर ये पार्टिकल जाकर हिट करते हैं। तो जिस प्रकार इंसान का एक्सरे लिया जाता है और उसकी इमेज उस एक्सरे शीट पर बनती है, ठीक उसी तरह इन एटम्स के भी निशान, धब्बे, चट्टे वो उस एक्सरे शीट पर दिखने लगते हैं। फिर उस एक्सरे शीट को कंप्यूटराइज मेथड से जूम करके देखा जाता है। जूम करके देखने के बाद आपको एक्सरे के फॉर्म में, यानी वो नेगेटिव फिल्म के फॉर्मेट में आपको एक इमेज, एक हल्की सी धुंधली सी इमेज दिखाई पड़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन मेथड्स की मदद से क्या देखा जाता है? एक एटम को देखा जाता है। क्लियर गाइस? इतनी बात क्लियर हुई? अब जब वो एक्सरे फिल्म के अंदर हमें एटम दिखता है तो एक्चुअली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एटम अकेला तो होगा नहीं, एटम अकेला तो होगा नहीं, और क्योंकि एटम हमको नील बोर की गलती को हाइसेनबर्ग ने कैसे ठीक किया था, याद करो, सब दिमाग पे जोर डालो। हाइसेनबर्ग ने बोला था एटम की कोई फिक्स ट्रेजेक्टरीज नहीं होती, मतलब एटम प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, प्रॉपर गोल नहीं है। तो यहां पर एटॉमिक रेडियस ऑब्टेन करने में हमारे पास में जो पहली डिफिकल्टी आती है लाडले बच्चों, वो क्या आती है? दैट एटम्स डू नॉट हैव फिक्स बाउंड्रीज। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं? एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। अरे जब फिक्स बाउंड्री ही नहीं है तो कैसे नापोगे रेडियस? गड़बड़ 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 गड़बड़। तो इस गड़बड़ को ठीक कैसे करें? तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए अपने पास में अलग अलग तरीके हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एटम का रेडियस क्या होता है? डेफिनेशन की भाषा में डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। क्योंकि एटम एक बहुत माइन्यूट, एक बहुत छोटी एंटाइटी होती है, उसको मेजर, उसको देखना एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि एक एटम की बाउंड्रीज फिक्स ना होने की वजह से आप एक अकेले एटम का रेडियस डायरेक्टली इस तरीके से पता नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? नाउ स्टडीज ने हमें यह बताया कि एक एटम का साइज कितना हो सकता है। तो साइज ऑफ एन एटम कुड बी नियरली अराउंड, साइज ऑफ एन एटम कुड बी नियर। अब देखो, ये जो एटम के साइज की बात कर रहा हूं, ये मैं एक जनरलाइज एटम की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरलाइज एटम, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब सारे एटम्स का एक एवरेज निकाल के बोला है। कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन आई वुड से इट इज नियरली अराउंड 1.2 एंगस्ट्रॉम। अब ये 1.2 एंगस्ट्रॉम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ये एक एटम का साइज होता है। ये आई थिंक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी पढ़ा था। और अगर अपन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मैं आपको सिखा चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर्स। मतलब याद करो, मैंने कहा था कि एक वो फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल, एक बिल्कुल बीचों बीच फुटबॉल रख दी है, तो फुटबॉल है न्यूक्लियस और ग्राउंड जो है वो है आपका एटम। तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों को पता चली कि जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के बाद जब हम लोगों ने एक एटॉमिक रेडियस पता लगाने की कोशिश करी, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। एटम को कैसे स्टडी करा? डिफ्रैक्शन मेथड से। तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पहला कि एटम का साइज इतना छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसका रेडियस निकालोगे कैसे? भाई इतनी छोटी बाउंड्री, ये देखो, ये एटम है, ये काला डॉट एटम है, निकाल लो इसका रेडियस निकालो, नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे इतनी छोटी चीज का? और दूसरा, एटम की फिक्स बाउंड्री नहीं होती। भाई अगर कोई चीज गोल हो तो उसका रेडियस निकाल ले, लेकिन एटम तो गोल है ही नहीं। एटम तो यहां से ऐसा, तो यहां से ऐसा हो गया, ये कुछ एटम ऐसा हो सकता है, तो इसका आप रेडियस कैसे निकालोगे? तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कोशिश करी एक एटम का रेडियस निकालने के लिए। और अब हम लोग यहां पर वो पढ़ने वाले थे। क्या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया प्यारे बच्चों?
चलिए इसको मैं रब करने वाला हूं नाउ, क्योंकि ठीक है। चलो तो इतना लिखने के बाद अब अपन आगे चलते हैं, और सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के अंदर हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कोवेलेंट के बारे में बता दूं। कोवेलेंट रेडियस हमेशा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर निकाला जा सकता है, मॉलिक्यूल्स दैट हैव कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स दैट हैव कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड प्यारे बच्चों बनता कैसा है? मॉलिक्यूल्स दैट हैव कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो, एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो क्या मेटल्स ये बॉन्ड बना पाएंगे? मेटल्स का काम क्या होता है? अभी सिखाया था, मेटल्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो भैया जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या वो शेयर करेगा? नहीं। तो यहां पर कोवेलेंट रेडियस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ मेटल्स। मतलब आप अगर मेटल्स के लिए रेडियस निकालना चाहोगे तो मेटल्स के लिए रेडियस निकालने की अलग टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में अगर रेडियस पता करना हो तो एक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड भी यहां पर नहीं बन सकता, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में तो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये चीज स्ट्रिक्टली अप्लाई होगी इन नॉन मेटेलिक एटम्स, नॉन मेटेलिक एटम्स यानी कि नॉन मेटल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट रेडियस कहां कहां निकाल सकते हो? Cl2 के अंदर, O2 के अंदर, N2 के अंदर, F2 के अंदर, H2O के अंदर, NH3 के अंदर। ये आप लोग सब क्लास 10 में पढ़ के आए हो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। उसके अलावा आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं HCl के अंदर एक्सेट्रा। मतलब जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड दिखे वहां वहां आप इसे निकाल सकते हैं। समझे? कोई डाउट रॉबर्ट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। कैसे निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस? तो सबसे पहले आप लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पर मैं एटम से ऊपर उठ गया, मैं मॉलिक्यूल देख रहा हूं, मतलब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल बना लिया। Cl2 भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, लाइकवाइज। क्या बात समझ में आ रही है? तो अपन यहां पर क्लोरीन की बात करते हैं। तो ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन, और ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली यहां पर भी एक न्यूक्लियस है और ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है। तो इस तरीके से क्या हुआ, दो क्लोरीन्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और ये इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो ये आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ये आपको ओवरलैप होते हुए नजर आएंगे। ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर क्या हुआ, दो एटम्स ने, क्लोरीन के दो एटम्स ने क्या करा, ओवरलैपिंग कर ली। नाउ इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी तो है नहीं, तो जस्ट न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट शेल के बीच का रेडियस मैं एग्जैक्टली नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लूंगा, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस में निकाल लूंगा। तो लेट्स से इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो है d। तो व्हाट इज d? d इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन
टू न्यूक्लियसेस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d। और अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से ये क्लोरीन का एटम है, मैंने यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं, ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। तो प्यारे बच्चों ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि क्लोरीन के दोनों एटम्स जब जुड़ के एक Cl2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस 192 होता है। तो D इज इक्वल टू 192। तो टू ऑब्टेन रेडियस हम लोग मैथमेटिकली, आई रिपीट, हम लोग मैथमेटिकली D को 2 से डिवाइड कर देते, मतलब हाफ कर देते। तो दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, एक एटम का। तो रेडियस ऑफ एन एटम R, क्लोरीन का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, 198 डिवाइडेड बाय 2, क्या वैल्यू हो गई, 99 पिकोमीटर। इसका मतलब यह है कि इस एक एटम का जो रेडियस है वो कितना हो गया, 98 पिकोमीटर्स, और इसका भी रेडियस कितना हो गया, 98 पिकोमीटर्स। दिस इज मोर रिलायबल। ये क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज मोर रिलायबल। आप इस पर ज्यादा रिलाय कर सकते हो, आप इस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो एग्जैक्ट मिल रहा है। भाई इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो एग्जैक्ट है, बाउंड्रीज एग्जैक्ट नहीं है ना, तो बाउंड्री से क्या लेना देना। भाई दो एटम है, दोनों सेम एटम है तो दोनों का सेम साइज होगा, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी सेम होगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सिंपल। समझ में आ रही बात बेटा हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, H2O, NH3, HCl में एटम अलग अलग होते हैं, तो कभी भी HCl के बीच का डिस्टेंस निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर तो हाइड्रोजन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन का अलग से निकाल लो, हाइड्रोजन का अलग से निकाल लो और दोनों को सम कर दो, तो HCl का बन गया न्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ में आ रही है। तो HCl H2O को अपन यहां पर इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग यूजुअली डाई एटॉमिक एटम्स को ही ऑब्जर्व करते हैं। वी यूजुअली ऑब्जर्व डाई एटॉमिक एटम, और उसमें भी दोनों एटम्स सेम होने चाहिए, तो ये उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया HCl का निकालो, तो आप क्या करो, पहले H2 का निकाल लो फिर Cl2 का निकाल लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो एटॉमिक रेडियस निकालना है ना, हमको ये थोड़ी निकालना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड बना है, यानी जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस ये है कि क्लोरीन का रेडियस कितना है और हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली H2 और Cl2 से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे यह पूछता है कि HCl के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, कुछ लोग इस D को बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, जैसे आप लोग लिखते हो ना Cl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या जैसे आप HCl लिखते हो तो HCl, ये जो आप बॉन्ड बनाते हो कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड की लेंथ क्या है, तो बॉन्ड की लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी बॉन्ड लेंथ भी कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मुझे HCl का बॉन्ड लेंथ बताओ, मुझे बताओ कि HCl का बॉन्ड लेंथ कैसे निकाले, तो आपने एक्सपेरिमेंटली Cl का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल लिया, एटॉमिक रेडियस निकाल लिया 98 पिकोमीटर। चलो हाइड्रोजन का मैं मान लेता हूं 0.5 पिकोमीटर इसका रेडियस होता है, तो इन दोनों के बॉन्ड की लेंथ कितनी हो गई, 98.5 पिकोमीटर। सीधा सिंपल सा हिसाब है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास में, चलो नॉन मेटल्स का तो हमने कोवेलेंट रेडियस से निकाल लिया, दुनिया में जितने नॉन मेटल्स हैं, O2 से ऑक्सीजन का निकल जाएगा, F2 से फ्लोरीन का निकल जाएगा, ऐसे करके आप दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी नॉन मेटल्स हैं आप उससे कोवेलेंट रेडियस से निकाल सकते हो। तो मेटल्स का क्या करें, तो प्यारे बच्चों उसके लिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव टर्म यूज करते हैं जिसको बोला जाता है मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सब जानते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या किया जाता है, दो मेटल्स जो कि इस तरीके से पास पास अरेंज्ड हैं,
हम लोग सब जानते हैं मेटल सॉलिड्स होते हैं और सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ना कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे भी अपन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर देखा कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए बॉन्डिंग करने के लिए। यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस सिंपली दोनों के एटम्स एक दूसरे की बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं और इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आपको एक मेटेलिक रेडियस निकालना है। तो मेटेलिक रेडियस के अंदर लेट से ये आपके आयरन का न्यूक्लियस है, दिस इज Fe, और ये भी आपके आयरन का न्यूक्लियस है, दिस इज Fe। तो यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लो, दैट इज D, और बस इस D को 2 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ द मेटल एटम। यानी यहां पर भी जो फॉर्मूला है वो सेम वर्क करेगा। तो आप क्या करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, आप लोग क्या करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से दोनों मेटल्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर जब आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको इस तरीके से एक एटम का रेडियस मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग द रेडियस ऑफ अ सिंगल एटम। तो क्या करना होता है, क्या लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल्स डिवाइडेड बाय 2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ द, यहां से अगर अपन ऐसा शुरू करें, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस, इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्लीज इस डेफिनेशन को भी ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से अपने पास में 2 कॉपर के एटम है, तो ये 2 कॉपर के एटम हो गए। इन दोनों के कॉपर के एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो अगर मैंने 256 पिकोमीटर माना, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो इन दोनों कॉपर के बीच का अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 256 पिकोमीटर है, तो आप मुझे बता सकते हैं रेडियस ऑफ कॉपर एटम कितना होगा? बिल्कुल बता सकेंगे सर, 256 पिकोमीटर आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 128 पिकोमीटर्स विल बी द रेडियस। तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो रेडियस होगा दैट विल बी 128 पिकोमीटर्स, 128 पिकोमीटर्स। क्या यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज इसको नोट करो फटाफट से, प्लीज नोट इट डाउन गाइस। हो गया? चलिए अब गाइस लास्ट बात बचती है, हमारे पास में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका बॉन्ड बनाने का मन नहीं होता, मन नहीं होता, दैट मीन्स नोबल गैसेस। कौन सी गैसेस? नोबल गैसेस। सो इन लोगों के लिए जो थर्ड रेडियस होता है उसे बोला जाता है वेन डर वाल रेडियस, वेन डर वाल रेडियस। बच्चों इस अंकल से चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों की बहुत डिटेल में बातचीत चलेगी। इनके साथ काफ़ी देर हम लोग चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, इनके घर पे रुकेंगे 2-3 दिन। इन अंकल से बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों को, लेकिन अभी बस ये समझ लो वेन डर वाल का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आप लोगों ने देखा होगा NaCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये सारे बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बनते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बनाने का काम करते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट क्या है? क्या वो मॉलिक्यूल गैस है? क्या वो मॉलिक्यूल लिक्विड है? क्या वो मॉलिक्यूल सॉलिड है?
इस चीज का अंदाजा आप इन बॉन्ड से कभी नहीं लगा सकते। दुनिया में सारे बॉन्ड आयोनिक अगर स्ट्रांग होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे आयोनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड सॉलिड मिले और बहुत पावरफुल मिले। दुनिया में कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, इट इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, इसको तोड़ना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है। तो बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में इस तरीके से वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आ जाएं, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया, तो बच्चों इन वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन्हें बोला जाता है वेंडरवॉल फोर्सेस। क्या बोला जाता है? वेंडरवॉल फोर्सेस। मतलब दिस आर कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसी वजह से प्यारे बच्चों एक सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। मतलब अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो ये दो वाटर के मॉलिक्यूल को टाइटली जोड़ लेगा, और ऐसे दो थोड़ी होंगे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो जितने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे सबके बीच में ये फोर्स काम करेगा, उसको ये टाइटली पकड़ के रखेगा। तो आइस, बर्फ दिखेगी। जब ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो लिक्विड, पानी दिखेगा। और जब ये बॉन्ड बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो वेपर्स। तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को बताने वाला फोर्स वेंडरवॉल फोर्स होता है। तो वेंडरवॉल रेडियस का मतलब क्या होता है? वेंडरवॉल रेडियस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे ऐसे नोबल गैसेस होती है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए ये हीलियम है, तो ये हीलियम हो गई। अब ये हीलियम क्योंकि किसी और के साथ बॉन्ड बनाती नहीं है, ना मेटेलिक बॉन्ड, ना आयोनिक बॉन्ड, ना कोवेलेंट बॉन्ड, तो भाई इसका रेडियस कैसे पता लगाएं? तो नो डाउट नेचर में अकेली हीलियम गैस तो होगी नहीं, ऐसी बहुत सारी हीलियम गैसेस होंगी। और हो ना हो इस हीलियम की गैस का, अब क्योंकि नोबल गैस होती है तो नोबल गैस हमेशा एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। नोबल गैस आर ऑलवेज फाउंड इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। मोनो एटॉमिक मतलब अकेले पाए जाते हैं, यही मॉलिक्यूल है, यही एटम है। अब क्योंकि इन दोनों हीलियम के बीच में ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ना आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ना मेटल बॉन्ड बनेगा, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन बेटा अभी मैं हूं और मेरे पास में ये मार्कर है, तो हमारे बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने माना वो बहुत कमजोर है लेकिन है, और वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा जो इन्हें बांध के रखेगा। मतलब दूर, अब क्या गैसेस तो वैसे ही बहुत दूर चली जाती है, स्प्रेड हो जाती है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि अगर आप गैसेस को कंप्रेस करोगे, अगर आप उन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो वो गैसेस पास में आने लग जाती है, तो उनको जो पास में फोर्स खींचता है वो ये वेंडरवॉल फोर्स है। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमने गैस ली, गैस को थोड़ा कंप्रेस करा, इतना कंप्रेस करा कि इन दोनों गैसेस के बीच में वेंडरवॉल फोर्स काम करने लगा और उसने इन दोनों गैसेस को टाइटली बांध लिया। मतलब अब ये दोनों गैस के एटम है तो अलग अलग, लेकिन अभी टेम्परेरीली चिपके हुए, फेविकॉल से चिपका दिया। तो यहां पर ये जो फोर्स काम कर रहा है, ये कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वेंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दो गैसेस के बीच में वेंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस डिस्टेंस को क्या बोले जाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रेडियस। इस रेडियस को बोला जाएगा बेटा वेंडरवॉल रेडियस। इस रेडियस को क्या बोला जाएगा? वेंडरवॉल रेडियस। प्यारे बच्चों प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे। और इट इज कॉल्ड एज d डिवाइडेड बाय 2, यानी फॉर्मूला सब जगह सेम है, फॉर्मूला सब जगह सेम रहेगा, दैट इज d डिवाइडेड बाय 2। अब यह सवाल आता है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वेंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में
ज्यादा छोटा कौन होता है? कोवेलेंट रेडियस में और वेंडर वॉल रेडियस में छोटा कौन होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या सिखाया? कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनते हैं ताकि मॉलिक्यूल बन सके, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक। तो हमेशा ध्यान रखना वेंडर वॉल रेडियस की वैल्यू हमेशा आपको बड़ी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एटम आप देख रहे हो, मैंने बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ी है। कोवेलेंट रेडियस में तो हमने क्या किया था, दोनों एटम्स को ओवरलैप कर दिया था। तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां लिखता हूं कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, इज ऑलवेज स्मॉलर, और वी कैन से क्योंकि लेंथ है तो शॉर्टर भी यूज कर सकते हैं, देन वेंडर वॉल रेडियस, देन वेंडर वॉल रेडियस। तो अगर आप ये रेडियस क्लोरीन के लिए भी निकालोगे तो क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 99 पिकोमीटर्स था, ये वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वेंडर वॉल रेडियस है। समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, ये हो गए आपके एटॉमिक रेडियस के नाम। नाउ वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो आज की क्लास में आप पहले इन तीनों रेडियस से बातचीत करो, दोस्ती करो, इन्हें पहचानो। अगली क्लास में मैं आपको इनमें ट्रेंड्स क्या हैं वो सिखाऊंगा कि एक ग्रुप में, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप ऊपर से नीचे गए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ा कि घटा, एक पीरियड में आप लेफ्ट से राइट गए तो एटम्स के अंदर एटॉमिक रेडियस बढ़ा कि घटा, वो अपन बात करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बट पहले जरा इनसे दोस्ती करो, इन तीनों को बैठाओ, अपने साथ बातचीत करो। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।